नमस्कार दोस्तों, आप सबों का जो है कमलेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके जो आप इस चैनल का सदस्य बन जाइए। और आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं, माने विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का हम परिभाषा दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को दो पार्ट में बांटा गया है। विद्युत धारा को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है पृष्ठ धारा, पृष्ठ धारा जिसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग जो है एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। डीसी करंट जिसमें जो है हमको जो है मतलब एक सीक्वेंस में मतलब करंट मिलता है। कहने का मतलब है कि इसका ग्राफ होगा इस तरह से। ये जो है पॉजिटिव सीक्वेंस में काम करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ये एसी जो है आपको अल्टरनेटिव है। ये जो है हाफ साइकिल में काम करता है। ये जो है आपका पॉजिटिव हो गया, ये फिर आपका नेगेटिव हो गया, फिर आपका पॉजिटिव हो गया, फिर इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया। यानी 180 डिग्री पॉजिटिव, 180 डिग्री नेगेटिव। इसमें जो है पूरा सर्किट जो है वो पॉजिटिव में चलता है। ये डीसी करंट हो गया और ये एसी करंट हो गया। ठीक है, डीसी करंट को जो है हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसी करंट को जो है हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यंत्र है। जैसे अगर हम आपको डीसी से एसी में बदलना है तो हम जो है इन्वर्टर रखते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम जो है डीसी कन्वर्टर रखेंगे। ठीक है, डीसी कन्वर्टर भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे चालक। विद्युत धारा को चालक, चालक जो है क्या है, कंडक्टर। वैसा पदार्थ जिसमें जो है विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। वो आसानी से प्रवाहित हो जाए, आसानी से विद्युत धारा का जो है प्रवाह जिस पदार्थ में होता हो उसको हम क्या कहते हैं, चालक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे में आप बहुत सारा हो जाएगा, जैसे हो गया लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं पीटीसी। ठीक है, जो है चालक है, मतलब जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ बोलते हैं। इसके बाद हमको इसमें टॉपिक पढ़ना है अचालक। अचालक यानी नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सके। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सके उसको हम कहते हैं अचालक पदार्थ बोलते हैं। जैसे में हो गया आपका सूखा लकड़ी हो गया, लकड़ी, रबर, ठीक है, या फाइबर इत्यादि। ये पदार्थ जो है, ये जो है आप देख रहे हैं, इसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, एक और टॉपिक है
वो है इंसुलेटर, वो है इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी, विद्युत रोधी पदार्थ यानी हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर, ये इंसुलेटर हो गया यानी वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कभी नहीं होगा, मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर आप उसको जो है मतलब जैसे रबर है, ठीक है, रबर को आप भिंगा भी देते हैं, ठीक है, तो जो है उसका उसमें नमी होगा तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ये चीनी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो है देखे होंगे आप इलेक्ट्रिसिटी में जो है पोल पर लगाया हुआ रहता है, बीच में इंसुलेटर का काम करता है ऐसे, और वायर दोनों तरफ से जोड़ा हुआ रहता है पोल पर, ठीक है। तो ये जो है इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर का काम करता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा जो है कभी प्रवाहित नहीं, आसानी से क्या कठिनाई से भी प्रवाहित नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है क्या है, ये जो है विद्युत परिपथ में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विद्युत परिपथ में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। उत्पन्न बाधा ये एक प्रकार का क्या है, ये बाधा है, यानी विद्युत धारा के प्रवाहित में जो है ये डिस्टर्ब करता है, ये डिस्टर्बेंस करने वाला जो है मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो विद्युत धारा को ये क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, मतलब प्रवाहित होने से, ठीक है। इसे जो है हम R से सूचित करते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे R से सूचित करते हैं, और इसका SI मात्रक ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका SI मात्रक ओम होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई। इसमें करंट जो है किस किस कंडीशन में जो है जैसे बाधा उत्पन्न करता है तो किस ढंग का इसका प्रभाव होगा, तो इसके बारे में हम लोग जो है अभी देखेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं और अभी जो है हम लोग प्रतिरोध की चर्चा आप करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब देखिए ये प्रतिरोध जिसको SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और इसको हम जो है R से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं, और इसका जो है इसको मापने वाले यंत्र को जो है ओम मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं, ओम मीटर, मीटर, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होता है, ठीक है, इस जिससे मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का संयोजन जो है हम जो है दो तरह से करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन जो है दो प्रकार से किया जाता है। इसमें पूछता है कि प्रतिरोध का जो है वो कनेक्शन हम जो है कैसे करेंगे, इस पर नॉमिकल भी पूछता है प्रतिरोध का हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रतिरोध का कनेक्शन देखेंगे। प्रतिरोध का कनेक्शन जो है हम लोग दो तरह से करते हैं। पहला करते हैं श्रेणी क्रम, पहला क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम कहेंगे सीरीज, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, सीरीज कनेक्शन। अब ये सीरीज कनेक्शन हम इसको करेंगे कैसे, इसको जरा सरल भाषा में हम आपको समझा दें, एकदम आसान तरीका से। देखिए
सपोज मान लीजिए कि ये दो गो रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। क्लियर। अब देखिए जैसे किसी भी कंडक्टर हम लेते हैं, कोई भी तार लेंगे तो उसका दो छोर होगा, एक छोर होगा इधर, एक पहला छोर, ये दूसरा, या इसको पहला मानेंगे तो इसको दूसरा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी क्या है, एक छोर दूसरा छोर, ठीक है। अगर हम ये पहला कंडक्टर है इसको मानते हैं अगर, तो इसका जो है दूसरा छोर दूसरे का अगर पहला छोर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, अगर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह का कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए इसका जो है पहला छोर और दूसरे का जो है दूसरा छोर हमारे पास बच रहा है, ठीक है। अगर तीसरा फिर हमको मिलेगा तो तीसरा क्या होगा, फिर इसके दूसरा छोर से तीसरे का पहला छोर आकर के कनेक्ट हो जाएगा, तीसरे का पहला छोर आकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम जो है सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यानी इस तरह से ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, देखिए इसका पहला और ये दूसरा मुंह हो गया। यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों अलग अलग है, ये पहला हो गया, ये दूसरा मुंह हो गया, दूसरा मुंह ये हो गया, ये हो गया पहला, फिर इसका ये दूसरा, ये जो है साथ में अगर कनेक्शन हो जाएगा तो इस प्रकार के कनेक्शन को, अगर तीसरा रेजिस्टेंस फिर हमको यहाँ अगर जोड़ना हो तो ये जो है इसका पहला और इसका दूसरा होगा, यहाँ कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पहले तार का दूसरा छोर, दूसरे तार का पहला छोर, फिर दूसरे तार का दूसरा छोर, तीसरे तार का पहला सिरा के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों जो है अलग अलग वैल्यू का है, ये दोनों क्या है, अलग अलग वैल्यू का है, ठीक है। ये है 2 ओम का और ये भी है 2 ओम का। यहाँ पर कह देगा ए और बी के बीच का जो है आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछ देगा, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछ देगा। तो हम इसको R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए, ठीक है। अब इसको अंकगणितीय रूप में निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर निकालते हैं, इसको R1 प्लस R2। यानी कहने का मतलब है कि सीरीज में हम लोग जो है सीधा सीधा रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, सीधा सीधा रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सीरीज में हम लोग सीधा सीधा रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो यही जो है हमारा सीरीज का फार्मूला बन गया, सीरीज का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा हम लोग जानेंगे पैरेलल कनेक्शन। दूसरा क्या जानेंगे, पैरेलल कनेक्शन, यानी इसको कहते हैं समानांतर। क्या बोलते हैं, समानांतर कर्म संयोजन, ये हो जाएगा कर्म, ठीक है, कर्म संयोजन। यानी समानांतर में हम कैसे जोड़ेंगे इसको, पैरेलल कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर वही चीज़ को हम लोग, ये जो है 2 अलग अलग वायर हो गया, 2 अलग अलग रेजिस्टेंस हो गया, इसको मान लीजिए कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसका ये पहला छोर है, ये दूसरा छोर है। उसी तरह से फिर दूसरे कंडक्टर का भी जो है ये पहला छोर है, ये दूसरा छोर है। हम क्या करते हैं, जब पैरेलल कनेक्शन करना होता है तो ये दोनों वायर का पहला छोर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, पहला छोर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर दूसरा छोर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा छोर को अलग एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह का कनेक्शन हो जाता है। इसको हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। मतलब जो है हम इसको फिगर में ऐसे बना सकते हैं कि ये जो है एक रेजिस्टेंस है और दूसरा ये रेजिस्टेंस है, इसको जो है ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ऐसे, इसको हम कहते हैं पैरेलल। इसका जो है इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 ओम हम इसलिए लिखे थे, 2 ओम में आप डायरेक्ट इसको चाहें तो R बराबर निकाल सकते हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो निकालने के लिए लिखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर पूछेगा आपको इसमें पैरेलल कनेक्शन में, ये B हो गया, A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा जब पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में कनेक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं, गणितीय रूप कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1/R
इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, यहाँ पर भी इनका जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएगा, ठीक है, R2 प्लस R1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1/R इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना यहाँ पर कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना कर देंगे तो देखिए इस ये हो जाएगा R इंटू R2 प्लस R1, और ये हो जाएगा इसमें इससे गुना हो जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर R इक्वल टू, यहाँ पर जो है R इक्वल टू लिखेंगे सीधे, क्या लिखेंगे R1 R2 बटा, यहाँ पर देखिए R2 प्लस R1 है, इसको हम सजा करके लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो ये जो है आपका पैरेलल का जो है सूत्र बन गया। पैरेलल में अगर जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये दो रेजिस्टेंस को लेकर के हम आपको बता रहे हैं, दो रेजिस्टेंस का फार्मूला जैसे बन रहा है उसी तरह से तीसरा का, चौथा का, पांचवा का बन जाएगा, ठीक है। या आप उससे नहीं दिक्कत आपको लगता है तो आप इससे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना होगा उतना का वैल्यू जो है आपको 1 रेजिस्टेंस डालते जाइए और उसका जो है कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको प्रतिरोध में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से जो है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है थोड़ा हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इसको मिटाते हैं जरा, अब देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें पूछेगा, कह देगा, एक तो कहेगा सीधा सीधा कि ये जो है आपका ऐसे सीधा सीधा रहेगा, इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है, ठीक है। और इसमें अगर आपको कह देगा कि ये A है और ये B है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह देगा। तो हम सीरीज में आपको अभी बताए हैं कि सीरीज में क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा जोड़ लेंगे। तो यहाँ करेंगे R1 प्लस R2, यानी यहाँ R1 का वैल्यू है 2 ओम और R2 का वैल्यू है 2 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम, ये 4 ओम हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर सीधा सीधा पैरेलल में रहे, सीधा सीधा जो है अगर पैरेलल में रहे, ठीक है, ये सीधा सीधा अगर पैरेलल में रहे ऐसे, ये हो गया A और ये हो गया B, यहाँ पर अगर 2 ओम है और ये 2 ओम है वैल्यू, तो हम टोटल रेजिस्टेंस R बराबर निकालेंगे। अभी हम जो सूत्र निकाले हैं 2 को रहेगा तो सीधा सूत्र पर ही हम निकाल देंगे, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये यानी निकाल देंगे 2 गुना 2 और बटा हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी ऊपर में 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और नीचे में हो जाएगा बिल्कुल, ये कट जाएगा तो 1 ओम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 है और वो अगर पैरेलल में है कनेक्शन, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है हमको कितना मिल जाएगा, 1 ओम मिल जाएगा। ये तो सीधा सीधा पूछ लिया तब ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है इस ढंग का दे देगा, ऐसे इस ढंग का आपको दे दिया, और यहाँ पर जो है आपका पैरेलल कनेक्शन ऐसे कर देगा, और फिर यहाँ पर आपको सीरीज ये इतना ही रहने दीजिए। ये हो गया B बिंदु और ये हो गया A बिंदु, इसका मान लीजिए वैल्यू 2 ओम है, सपोज 2 ओम वैल्यू है, ठीक है। अब इसको कह देगा आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तब आप कैसे निकालेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे R इक्वल टू, पहले हम ये सीरीज वाला को जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे सीरीज वाला को निकाल लेंगे। तो सीरीज वाला हमको क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 ओम हो जाएगा। और इसको हम पैरेलल वाला को निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 4/4, यानी ये हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर हम ऐसे बना देंगे और इसका एक हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब ये हो गया A और ये हो गया B बिंदु, देखिए इसका वैल्यू आ गया 4 ओम और इसका वैल्यू आ गया 1 ओम। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सीरीज में था, ये पैरेलल में था, यानी सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन है, दोनों एक साथ हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करेंगे हम कि इसको सीरीज में पहले निकाल लेंगे, फिर इस पैरेलल में है इसको पहले निकाल लेंगे अलग अलग दोनों को, और निकालने के बाद दोनों को फिगर को हम एक साथ ऐड कर देंगे, तो ऐसा बन जाएगा। और ये हो गया पूरा रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो गया। अब इसको हम R बराबर निकाल देंगे 4 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो गया 5 ओम हो गया।
यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप जो है इसको इस ढंग से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज में बना करके पूछता है, ऐसे पूछ देगा, और एक ऐसे पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। कहेगा यहाँ पर ये कह देगा, यहाँ पर कह देगा कि ये बी है। ए और बी के बीच का जो है आप निकाल दीजिए। इसमें लिख देगा 1 ओम तीनों का वैल्यू है। तीनों का वैल्यू कितना है? 1 ओम है, ठीक है। 1 ओम वैल्यू है, 2 ओम वैल्यू है, कितना वैल्यू हो सकता है। तो इसमें कहेगा तो देखिए एक बात समझिए, हम लोग कंडक्टर लिए थे तो देखिए तो यहाँ पर ये 2 कंडक्टर को हम अलग अलग कर रहे हैं। देखिए एक कंडक्टर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। दूसरा कंडक्टर आप जो है दूसरे छोर को यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर पकड़ लीजिए और इसको जो है आप यहाँ पर ले लाइए। तो देखिए तो ये कैसा कनेक्शन हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे सीधा करेंगे तो कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया कि नहीं? सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये जो है हमारा ये सीरीज कनेक्शन है, यानी इसका ये पहला, ये दूसरा, इसका हो गया पहला और ये दूसरा, नहीं तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इसको हम पहले सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो 1 ओम प्लस 1 ओम तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। अब इसका फिगर जो है हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, इसका फिगर ऐसे बना लेंगे। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 ओम है बचा हुआ, और ये दोनों मिल करके कितना हो गया? 2 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। ये दोनों कनेक्शन क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। तो हम इसको पैरेलल बराबर निकाल लेंगे। देखिए 2 गुना 1 बटा 2 प्लस 1, ये हो गया कितना? 2/3, 2/3 ओम हो गया। 2/3 ओम हमारा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस ढंग से आपको कोई भी पूछे त्रिभुज के जैसा बना दे, सीरीज पैरेलल बना दे, पैरेलल सीरीज बना दे, सिर्फ पैरेलल दे, सिर्फ सीरीज दे, ठीक है। तो आप जो है बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली तरीक़ा से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसी टॉपिक में पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ही आपको जो है बैटरी की चर्चा करेंगे हम लोग। सेल और बैटरी क्या है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, सेल और बैटरी। देखिए सेल, सेल क्या है, ठीक है। तो सेल का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि सेल जो है एक प्रकार का कहिए कि इसमें एक जो है नेगेटिव ध्रुव और एक जो है पॉजिटिव ध्रुव मौजूद होता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो है 2 ध्रुवों का सिर्फ जो है मिलन है। 2 ध्रुवों का क्या है? सिर्फ मिलन है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ध्रुव मौजूद होते हैं, सिर्फ एक, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सेल जो है 2 प्रकार के होता है। सेल जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल यानी प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा हो गया सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, क्लियर। द्वितीयक सेल अब समझिए कि क्या है दोनों। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वैसा सेल को कहते हैं जो है विद्युत धारा प्रवाह जो है रुक रुक करके देता है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा जगह पर प्राइमरी सेल का हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर विद्युत धारा जो है हमको निरंतर नहीं चाहिए, हमको कभी कभी चाहिए और फिर जो है थोड़े समय के लिए बाद फिर बंद कर दीजिए, फिर हमको बाद में चाहिए, ठीक है। तो वैसा सेल जो है वो प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का कुछ उदाहरण पूछता है। ये प्राइमरी सेल में आ जाता है वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, या है डेरियल सेल। लेक्लांसी सेल में कुछ क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता है
कि पॉजिटिव के रूप में क्या यूज करते हैं, मतलब एनोड के रूप में क्या करते हैं, तो एनोड के रूप में इसमें जो है कार्बन का छड़ यूज करते हैं, कार्बन का छड़ यूज करते हैं। और कैथोड के रूप में जो है जिंक जस्ता का छड़ जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो लिक्विड डाला हुआ रहता है वो लिक्विड है अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, ये जो है पूछता है लेक्वांसी सेल में कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, और उसमें जो लिक्विड है डाला हुआ वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, तो वो है अमोनिया क्लोराइड, वो क्या है अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल को जो है एक बार यूज़ किया जाता है, मतलब वो ऐसा सेल जिसको एक बार यूज करके और उसके बाद फिर वो बेकार हो जाता है, उसको आप फेंक दीजिए। जैसे हम लोग जो है निप्पो सेल यूज़ करते हैं, ईवी रेडी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं एक बार यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं, यानी वो जो है यूज एंड थ्रो, उसको जो है हम यूज करके फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीयक सेल है जो है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में जो है हम वो चार्जेबल सेल है। सेकेंडरी सेल क्या है, चार्जेबल सेल है, मतलब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि एसी धारा को डीसी में स्टोर कर लेंगे, फिर डीसी धारा को हम एसी में यूज कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम उस धारा को स्टोर करके मतलब रिसाइकिल उसमें होता है। ठीक है, रिसाइकिलिंग होता है, मतलब सेकेंडरी सेल में हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेल जो है एक बार जो है हम यूज़ कर लिए, फिर उसको हम चार्ज कर लेंगे, और फिर चार्ज करने के बाद जो है फिर उसको हम यूज में ला सकते हैं, फिर हम उसको यूज में ला सकते हैं। यानी सेकेंडरी सेल को जो है हम जो है यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते हैं, उसको हम यूज करते हैं, डिस्चार्ज होता है फिर उसको हम चार्ज करेंगे, फिर उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी सेल। यानी सेकेंडरी सेल का जो है हम उपयोग जो है लंबे समय तक के लिए जो है हम कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बैटरी की चर्चा कर लेंगे। बैटरी, ठीक है, बैटरी किसको कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, यानी ग्रुप में अगर सेल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा सिंबल समझ लीजिए। सेल का सिंबल है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हो गया सेल, ये क्या हो गया, ये हो गया सेल। और बैटरी अगर होगा तो बैटरी का सिंबल होगा ये इस तरह से, ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बहुत सारा हो जाएगा, एक से अधिक सेल हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है तो मैंने सेलों का समूह होगा तो एक से अधिक सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक सेल हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बैटरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, इसको हम बैटरी बोलेंगे। ठीक है, बैटरी। और बैटरी में जो है वही चीज़ फिर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है मतलब ये क्या बोलते हैं चार्जेबल बैटरी है, ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखिए इसमें और इसमें अंतर इतना ही होता है कि ये कम पावर का होता है, ये जो है कम पावर का होता है, और बैटरी जो है ज़्यादा पावर का होता है। बलपूर्वक जो है आप जो है विद्युत धारा का उपयोग कर सकते हैं बैटरी से। ठीक है, बैटरी से बड़े बड़े जो है मशीन को भी संचालित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सेल से हम नहीं कर सकते हैं, सेल से हम छोटा छोटा जो है यंत्र को जो है संचालित कर पाते हैं। ठीक है, जबकि हम बैटरी से जो है बड़े बड़े यंत्रों को करते हैं। इसमें जो है रिसाइकिल क्रिया होता है, हम इसको चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सबों के साथ फिर से एक बार जो है कमलेश स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आप सबों के बीच जो है वही विद्युत धारा का चैप्टर अभी चल रहा है। विद्युत धारा का चैप्टर से कुछ टॉपिक हमारा जो है हम लोग का छूट गया था, वो टॉपिक जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़े थे, उसमें प्रतिरोध पढ़ लिए थे, उसका जो है गणितीय गणना पढ़ लिए थे,
अब जो है हम लोग उसमें कुछ छोटा छोटा और टॉपिक उसमें बचा हुआ है उस चैप्टर में, उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी पावर। विद्युत शक्ति कहते किसको हैं? तो विद्युत शक्ति कहते किसको हैं? विद्युतीय कार्य करने की जो दर है उसको क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब किसी भी परिपथ में विद्युतीय कार्य, ठीक है, किसी भी परिपथ में विद्युतीय कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का हम लोग लिख सकते हैं, शक्ति बराबर लिख सकते हैं कार्य बटा समय। कार्य करने का जो दर है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य को हम जो है जूल में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और इसी को कहा जाता है वाट। यानी आपका इसमें एक सवाल पूछता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, वाट। अब इसमें आप जो है नॉमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगा। कहा देता है कि 1 जूल पर सेकंड बराबर कितना वाट होगा। तो 1 जूल पर सेकंड बराबर कितना वाट होगा, हम इससे निकाल सकते हैं कि 1 जूल पर सेकंड बराबर 1 वाट होगा। क्या होगा? 1 वाट होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें जो है विद्युत में ही जो है एक पढ़ना है विद्युतीय, जैसे विद्युत जो है तो घर में जो है इसका यूनिट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल हमारा 1 यूनिट बिजली उठा है। ठीक है, मीटर में, या देखे होंगे मीटर पर लिखा रहता है किलोवाट घंटा, लिखा रहता है किलोवाट घंटा। ये जो है सब घरेलू मीटर पर लिखा रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक है, यानी विद्युत का व्यावसायिक मात्रक है। ये क्या है? विद्युत का व्यावसायिक मात्रक है। अब इसमें एक सवाल बहुत अक्सर पूछते रहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, कितना जूल होगा। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे। देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्लियर, 1000 वाट। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है। अब इसको हम हल करेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं। क्लियर। और देखिए 1 घंटा है, ये घंटा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3600 सेकंड लिखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 36 गुना 3 जीरो ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 हो गया, 10 का पावर 5 हो गया, और ये वाट गुना सेकंड हो गया। इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर 5। अब देखिए 10 के पावर 5 नहीं, एक जब दशमलव बढ़ गया तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाट, हम लोग यहाँ पढ़े हैं जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो वाट की जगह पर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे जूल और बटा क्या होगा? सेकंड, और गुना सेकंड हो जाएगा। ये देखिए सेकंड से सेकंड हमारा कट गया, तो हम इसको लिखेंगे 3.6 गुना 10 का पावर 6, ये हो जाएगा जूल। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो जूल होता है, ये हम लोग निकाल करके देख लिए। अब इसके बाद जो है आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये एक विद्युतीय यंत्र है जिससे जो है वोल्ट मापा जाता है। ठीक है, जिससे माने विद्युतीय कार्य मापा जाता है। ये जो है विद्युतीय
विद्युतीय कार्य मापने का यंत्र, ठीक है। वोल्ट मीटर से जो है हम क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, ठीक है, वोल्टेज मापते हैं। इसके बाद है ओम मीटर, ठीक है, अमीटर, ठीक है, ओम मीटर। इससे हम लोग प्रतिरोध मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है, प्रतिरोध मापते हैं, प्रतिरोध मापने का यंत्र है। इसके बाद है अमीटर, इससे जो है हम लोग माने विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापने का यंत्र। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत की उपस्थिति को बताता है, मतलब जो है विद्युत का डायरेक्शन बताता है कि विद्युत जो है किस दिशा में प्रवाह हो रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत की दिशा बताता है, ठीक है। यानी कहेंगे विद्युत की उपस्थिति को बताता है। क्या बताता है, विद्युत की उपस्थिति को बताता है। इससे जो है हम जो है लगभग जो है मतलब 10 टू द पावर जो है -6 एम्पियर, ठीक है, करंट को जो है हम जो है अनुमानित जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से कहिए कि ये विद्युत की उपस्थिति बताएगा, ठीक है, और इतना तक वो बता सकता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद जो है हम लोग को इसी टॉपिक में पढ़ना है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसा युक्ति है जो सिर्फ एसी पर काम करता है। क्या करता है, एसी पर काम करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एसी धारा को कम तथा अधिक करने का यंत्र, ठीक है। एसी धारा को क्या करता है, कम या अधिक करने का यंत्र है। ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए स्टेप अप में क्या होता है कि निम्न धारा को मतलब कम एसी करंट को जो है अधिक में बदलने, माने धारा नहीं कहिए, वोल्टेज कहिए, ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। और ये क्या करता है, उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है। अब जैसे देखिए बहुत जगह जो है हम जो है मतलब बड़ा से बड़ा जो है मतलब विद्युतीय जो है मतलब व्यवस्था को जो है हम वायर के जरिए जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है हम पूर्णतः नहीं ले जा पाते हैं, कुछ कमी रह जाती है, तो हम ट्रांसफार्मर लगा करके जो है उस कमी को पूरा कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर लगा करके हम जो है उस कमी को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे 11,000 लाइन जा रहा है और मोहल्ले में चाहिए हमको 220, तो हमको कैसे मिलेगा 220? तो उस 11,000 को जो है हम जो है यही जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके जो है कि 220 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और 220 से कन्वर्ट करके जो है फिर जो है हमको बिजली मिलता है, जिससे हम जो है छोटा छोटा जो है विद्युतीय यंत्र को चला पाते हैं। टीवी हो गया,
पंखा हो गया, माने घरेलू बहुत सारे एसोसरीज हैं जिसको हम चला पाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं फैक्ट्री में जो है थोड़ा अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि कम विभव को जो है क्या कर लेता है, ट्रांसफार्मर लगा करके उसको उप विभव में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पर जो है इससे जो है वो अपना आपूर्ति कर लेते हैं, इससे वो अपना आपूर्ति कर लेते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बाद जो है हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है इसी में जो है एक चीज़ और है, एसी जनरेटर के बारे में हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जनरेटर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछता है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसी सिद्धांत पर जो है आपका जनरेटर भी काम करता है। ठीक है, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर भी जो है आपका जो है इसी पर काम करता है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं एसी जनरेटर कहिए, या एसी डायनेमो कह दीजिए, इसी को हम लोग जनरेटर भी कह लेते हैं या डायनेमो भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है फुल्ली एसी पर काम करता है। ये क्या जो है फुल्ली एसी पर काम करता है, यानी कह सकते हैं हम कि जो है ये एसी जो है एसी पर कार्य करने वाला यंत्र है। क्या है? एसी पर कार्य करने वाला यंत्र है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है देखिए ये करता क्या है, ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है विद्युत एनर्जी में बदलता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पर कहिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है? हम जनरेटर में क्या करते हैं, हम एक इंजन उसमें कनेक्ट रखते हैं। ठीक है, एक इंजन कनेक्ट रहता है, और वो इंजन जो है जैसे ही चलाते हैं तो उसके जरिए जो है शॉफ्ट के जरिए जो है अल्टरनेटर जुड़ा हुआ रहता है, और ये इंजन जब चलता है तो इसके शॉफ्ट के जरिए जो है ये जो है अल्टरनेटर के जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैन को चलाया जाता है। अल्टरनेटर में जो है लगा हुआ कंडक्टर है उसको चलाया जाता है, और तब जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। ठीक है, उससे जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उससे वो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब इसमें दो छोटा छोटा टॉपिक पूछते रहता है फुल फॉर्म के रूप में। एक पूछते रहता है एमएमएफ, एक पूछते रहता है ईएमएफ। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। एमएमएफ का मतलब है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मतलब हो गया चुंबकीय वाहक बल। इसका हिंदी हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कह सकते हैं विद्युत वाहक बल। क्या होगा? विद्युत वाहक बल, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये दोनों अक्सर पूछ देता है छोटा छोटा क्वेश्चन में। ठीक है, ये फुल फॉर्म दोनों का पूछ देता है कि ईएमएफ का पूरा नाम क्या हुआ, एमएमएफ का पूरा नाम क्या हुआ। ठीक है, और ये भी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब इसी में देखिए इसके ठीक अपोजिट काम करता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करता है? तो विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं,
हम उसमें विद्युत धारा देते हैं, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा देते हैं तो मोटर जो है वो घूमने लगता है, ठीक है। जब घूमता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल काम करता है, वो मैकेनिकल काम करता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जब हम मोटर में जो है करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब वो घूमना स्टार्ट करता है, मतलब तब वो वर्क करता है, तब वो फिजिकल वर्क करता है। तो देखिए ये जनरेटर के ठीक अपोजिट जो है काम करता है ये, लेकिन प्रिंसिपल दोनों का वही है, ठीक है, प्रिंसिपल दोनों का वही है, ठीक है। एक अपोजिट काम करता है, एसी जनरेटर के ठीक अपोजिट काम करता है। एसी जनरेटर जो है वो क्या काम कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, और विद्युत मोटर क्या कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। यानी इसमें हम जो है पहले घुमाते हैं तब ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और इसमें हम जब विद्युत धारा देते हैं तब वो घूमता है, तब वो घूमता है, मूव करता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत मोटर, ठीक है। इसके बाद उसी तरह से जैसे आप कह सकते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या काम करता है, माइक्रोफोन जो है ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, साउंड एनर्जी में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, साउंड एनर्जी में बदलता है, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को साउंड एनर्जी में बदल देता है। अब इसमें दो तरह का है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है कि ये जैसे हम फोन में बोलते हैं, ठीक है, तो हम फोन में पहले बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, साउंड उत्पन्न कर रहे हैं। वो साउंड क्या है, वो जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वो माइक्रोफोन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का चाल है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही जो है विद्युत का भी चाल है, इलेक्ट्रिसिटी का भी चाल है, ठीक है। तो अब बताइए अगर इस स्पीड से अगर चलेगा तो क्या उस आदमी तक पहुंच पाएगा समय से, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो हम जो है मतलब ये जो है एक तरह से कहिए कि ये जो है मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जो है वो हमको समय जो है दूसरे जगह आवाज़ पहुंच पाता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये जो है ये ध्वनि ऊर्जा, एक मिनट देखिए, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा में जैसे ही कन्वर्ट करेगा, फिर वहां पर लगा हुआ है फोन लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको वो जो है विद्युत ऊर्जा को फिर जो है वो क्या करेगा, वहां पर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और यही चीजें हमको फिर तुरंत जो है सुनाई पड़ता है, तुरंत क्या है, सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है क्या काम करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा में ये टॉपिक बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा और हम चर्चा कर देते हैं। जरा शक्ति का कुछ फार्मूला पूछता है और ओम्स लॉ, ठीक है, मिटाते हैं इसको। 2 टॉपिक और है, इसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक है पहले ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ देखिए, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर नियत ताप रखा जाए, मतलब तापमान को कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, नियत ताप रखा जाए, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसमें जो है उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है, उत्पन्न विभव के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक तार में निश्चित ताप पर, किसी चालक तार में नियत ताप पर, कांस्टेंट ताप पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा
उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होगा, उत्पन्न विभव के समानुपाती होगा। यानी हम इसको लिखेंगे V बराबर आई आर। यहाँ पर जो है R क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है, ये कांस्टेंट राशि है, ठीक है, नियतांक है। तो अब देखिए यहाँ पर V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी चालक तार में अगर ताप को निश्चित रखेंगे तब देखिए, ये इसीलिए कहा गया है ओम्स लॉ जो है हमेशा ये डीसी करंट पर काम करता है, डीसी धारा, ठीक है, धारा पर लागू होता है। ये भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि जो है ओम्स लॉ जो है एसी पर काम करेगा कि डीसी पर काम करेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमेशा जो है डीसी करंट पर काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है V प्रोपोर्शनल I, यानी किसी भी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तापमान निश्चित रहना चाहिए, प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसमें उत्पन्न विभव की क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तब यहाँ पर हम सूत्र लिख सकते हैं V बराबर आई आर, ठीक है, या I बराबर लिखेंगे तो V बटे आर, ठीक है, या फिर लिखेंगे R बराबर लिखेंगे तो V बटे आई, यही होगा ना। तो इस तरह का फार्मूला जो है हमको छोटा छोटा नॉमिकल बनाने में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब एक और है विद्युत शक्ति में एक थोड़ा सा फार्मूला पूछता है, उसकी चर्चा कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक है फार्मूला P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। अब देखिए यहाँ पर वोल्ट और जो है करेंट दोनों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, उसमें उत्पन्न शक्ति के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम इस फार्मूला से इसको हम कई वो फार्मूला बना सकते हैं। अगर V के जगह पर हम लिख दे, देखिए V बराबर हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, आई आर निकाले हैं। हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, आई आर गुना आई। तो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, लिखेंगे। एक फार्मूला ये हो गया, क्लियर। अब देखिए दूसरा फार्मूला, अब यहाँ पर देखिए हम P बराबर ये वी आई लिखा हुआ है, यहाँ देखिए I के जगह पर हम ये निकाले हुए हैं V बटे आर। हम यहाँ लिख देंगे V गुना V बटा आर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, P बराबर V स्क्वायर बटा आर। एक फार्मूला ये भी हो गया शक्ति से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसके अलावे भी फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए R जो है इसमें तो है नहीं, इसलिए R का हम इसमें जिक्र कर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ R आ गया ना, ठीक है। अगर वोल्टेज देखिए प्रतिरोध दिया हुआ है, अब विभव दिया हुआ है, तब भी शक्ति हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तब भी शक्ति निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम तीनों कंडीशन में शक्ति निकाल सकते हैं। या फिर हमको जो है वोल्ट मिला हुआ है, करंट मिला हुआ है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस मिला हुआ है, ठीक है, और हमको एम्पियर मिला हुआ है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम इस फार्मूला का यूज़ करके जो है हम इससे संबंधित सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि हम सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। सीरीज में हम लोग बताए हैं कि R1 प्लस R2, मतलब कहने का मतलब है कि सब को ऐड कर देना है, ठीक है। और जब जो है आपका पैरेलल में बात आएगा तो 1 बटा कर दीजिएगा, 1 बटा R1, 1 बटा R2, इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर के हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किए। इसमें जो है विद्युत शक्ति मतलब जो जो चीज़ें पूछता है, ठीक है, जिससे संबंधित आपका जो है नॉमरिकल बन सकता है, ठीक है, जिसका ज़रूरी आपको जो है इस चैप्टर का नॉमरिकल बनाने में पड़ेगा, वो सारी चीज़ें की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सब चीज़ों का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओम्स लॉ भी पूछता है तो ओम्स लॉ में हम बता ही दिए हैं कि किसी भी चालक तार में निश्चित ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभव के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही चीज़ लिख देना, समानुपाती होगा। इसमें पूछेगा कि डीसी ये किस पर काम करता है, मतलब किस करंट पर, एसी की डीसी, तो डीसी करंट पर यह लागू होता है। ओम्स लॉ क्या है, डीसी करंट पर। अगर ताप को निश्चित नहीं किया जाएगा तो ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। ताप को निश्चित नहीं किया जाएगा तो ओम्स लॉ फेल कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बहुत मायने रखता है। क्लियर। एक टॉपिक इसमें और बच रहा था, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है।
प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला हो गया लंबाई, लंबाई, ठीक है। लेंथ, क्या है, लेंथ, यानी किसी भी चालक तार का अगर हम लंबाई को बढ़ावेंगे तो उसमें जो है प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब तार लंबा होगा तो बाधा बढ़ेगा, जब बाधा बढ़ेगा तो एक जगह से दूसरे जगह हमको विद्युत धारा ले जाने में लॉस होगा, विद्युत धारा ले जाने में क्या होगा, लॉस होगा। मतलब अगर हम एक छोर पर वोल्टेज मापते हैं फिर उसी तार का दूसरे छोर पर वोल्टेज मापते हैं तो हमको वोल्टेज में कुछ अंतर पाया जाएगा, वोल्टेज में क्या होगा, कुछ अंतर पाया जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल होगा L, क्या होगा, R प्रोपोर्शनल L होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर में है, यह है मोटाई या इसको कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अगर किसी तार का मोटाई हम बढ़ाते हैं, अगर किसी तार का मोटाई हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो है उत्पन्न बाधा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कि अगर कोई रास्ता हो और रास्ता अगर वो संकीर्ण हो, उससे एक आदमी या दो आदमी बहुत कठिनाई से जा पाता है, उस रास्ता को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आदमी जो है आसानी से जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक रास्ता को सफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन एक रास्ता को सफ़र करता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड करेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा को प्रवाहित होना आसान हो जाएगा, तार मोटा होगा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। जब इजीली फ्लो होगा तब जो है वहाँ पर जो है बाधा क्या होगा, अब इजीली फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको बाधा कम उत्पन्न हो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में तो यहाँ पर हो जाएगा आर डी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A। यानी कहने का मतलब कि अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में है तापमान, यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। अगर किसी चालक तार का तापमान हम बढ़ाते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी तरल पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, फैलेगा। अब फैलेगा कब, जब उसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, फ्री होगा, ज़्यादा क्या होगा, फ्री होगा। तो जब ये फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, तो क्या है, ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा पैदा करेगा, ये डिस्टर्बेंस क्या करेगा, ज़्यादा पैदा करेगा। अभी ये जो है एक पावर में क्लॉज है, ठीक है, और अगर इसको हम गर्म करेंगे, मतलब मेटल को, इसको नहीं, मेटल को गर्म करेंगे तो वो मेटल क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है, उसका कण जो है क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है, कण क्या होगा, फ्री होगा। तो जब फ्री होगा कण तो जो है जाने आने में जो है क्या है, उस पर ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा। करेंट क्या है, फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह में क्या है, उसके कण क्या है, ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के समानांतर होगा, टेम्परेचर के क्या होगा, समानांतर होगा। यानी अगर हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए आगे दूसरा नंबर में, चौथा नंबर में है पदार्थ की प्रकृति। ये तो एकदम निश्चित है। अब मान लीजिए कि तार का क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा ये चीज़, ठीक है। अब अगर हम एल्युमिनियम का वायर बनाते हैं तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कॉपर का बनाते हैं तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, या आप जो है सिल्वर का बनाते हैं तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा। तो हर एक जो है मतलब क्वालिटी का वायर में जो है अलग अलग रेजिस्टेंस है, उसका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है इसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे पदार्थ को जो है, अगर सुपर कंडक्टर को आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कम से कम बाधा होगा उत्पन्न, कम से कम बाधा होगा तो इजीली जो है करंट फ्लो होगा। अब चांदी का हम ले लेंगे, सुपर कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, बाधा कम उत्पन्न होगा, ठीक है, करंट जो है इजीली फ्लो होगा, करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर है। तो ये प्रकृति पर भी निर्भर करता है, मतलब जैसा तार हम लेंगे, सुपर कंडक्टर के रूप में अगर ले लेते हैं, सुपर कंडक्टर यानी हो गया सिल्वर, चांदी, तो इसमें क्या होगा, कम होगा। अब यही आप ले लीजिएगा ढलवा लोहा, ठीक है,
तो क्या होगा इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, जिसका नतीजा क्या होगा, इसमें करंट जो है आसानी से नहीं फ्लो होगा। ठीक है, करंट आसानी से नहीं फ्लो होगा। आप जो है एक तार बिछाइएगा और यहाँ पर जो है करंट दीजिएगा 220 वोल्ट, पता चलेगा यहाँ पर आपको 150 वोल्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, तो क्या है, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो ज़्यादा लॉस होगा करंट का, ज़्यादा लॉस होगा करंट का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है हम लोग जो है इस टॉपिक का लगभग जो है पूरा मतलब टॉपिक पढ़ लिए विद्युत धारा का, जो संबंधित चीज़ें जो है इससे न्यूमेरिकल वगैरह पूछेगा या जो भी चीज़ें मतलब ज़रूरत है सारी चीज़ की चर्चा हम लोग कर लिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप इसी तरह जो है बने रहिए। और अगर कोई नया सलाह देना हो, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई नया सलाह देना हो, कुछ चीज़ें में गड़बड़ी आप पाते हैं, अगर लगता है कि पढ़ाने में कोई कमी हमसे रह गई है, ठीक है, तो आप उसको जो है सलाह के तौर पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को शामिल करूँगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।